नमस्कार साथियों, आप सभी का साहित्यिक संवर्धन मंच नाम के YouTube चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की हिंदी साहित्य प्रथम की पाठ्यपुस्तिका सरयू के 21वें अध्याय संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई नामक व्यंग्यपरक लेख के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार ही जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ लाइक बटन भी दबावें, बेल आइकन भी दबावें ताकि आपको हर अद्यतन वीडियो मिल सकें। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं इस पाठ को। और उस पाठ में भी पहले संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई का पाठ परिचय और उसके बाद में मूल पाठ को पढ़ेंगे। कलम के तोपची के नाम से ख्याति प्राप्त परसाई की यह रचना वास्तव में व्यंग्यपरक रचना है और आप इसको देखेंगे एक अनुभूति होगी हमें कि व्यंग्य के माध्यम से किस प्रकार से सच बात को लाते हैं, एक अच्छी बात को और एक हकीकत को बयां की जा सकती है। वो इसमें हास्य व्यंग्य के माध्यम से परसाई पेश करने में सफल होते हैं। चलिए पाठ परिचय देखिए। प्रस्तुत पाठ संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें व्यंग्य के साथ साथ में जो हकीकत है उसको उजागर करना लेखक का मुख्य लक्ष्य रहा है। यह परसाई के निबंध संग्रह शिकायत मुझे भी है, दोनों थोड़ी याद रख लेना। और ये वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं, इनके 15-20 दिनों के बाद में इसी विषय का पेपर होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर इसकी परीक्षा लेने जा रहा है। कोविड-19 के कारण आपका पेपर रुका हुआ था तो वो 25 तारीख को संभवतः होगा, तो इसलिए दोनों चीज़ें याद रखें। इस निबंध के माध्यम से व्यंग्यकार विचारों और आचरण में विरोध का उद्घाटन सशक्त तरीके से करता है। इस निबंध में घटनाओं के कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिनमें थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों के दबाव में सिद्धांतवादियों के सिद्धांत टूट जाते हैं। जब परिस्थिति आ जाती है तब सिद्धांतवादी होते हैं, उनके सिद्धांत भी टूट जाते हैं या धराशायी हो जाते हैं। आचरण और विचार के विरोध व्यवहार में दोगलेपन को प्रस्तुत करना ही यहाँ व्यंग्यकार परसाई का प्रमुख उद्देश्य है कि आचरण और हमारे व्यवहार के बीच में विरोधाभास, व्यवहार में दो बातें या इस प्रकार का व्यवहार जिनमें दोगलापन झलकता हो, पूरा का पूरा इस पाठ में हम देखने वाले हैं। अब हमारे मूल पाठ को देखिए, मन लगा करके और समझने की कोशिश करना। ये व्यंग्यपरक निबंध हास्य और व्यंग्य दोनों का पुट लेकर के सच्चाई को उजागर करने में किस तरह से सफल हो रहा है। देखिए, मेरे एक दोस्त है, वैज्ञानिक दृष्टि वाले आधुनिक बुद्धिवादी, परिवार से नाता तोड़कर 20 सालों से राजनीतिक कार्यों में लगे हैं। उनका कोई है मुझे पता नहीं था, पर उनका भी कोई था। पिछले हफ्ते प्रयाग की गाड़ी में मुंडे मिल गई, यानी कि सर जो है वो मुंडा हुआ था। पूछा कहाँ जा रहे हो, और वो बताते हैं प्रयाग जा रही है। लोग चोरी करने जाते हैं तब इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं, पिंडदान करने जाते हैं तब प्रयाग कहते हैं। तो ज़रूरत के मुताबिक परिभाषा चेंज हो रही है। पूछा मुंडन किस लिए, बोले फादर की मृत्यु हो गई। मैंने कहा मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आप भी फादर रखते थे। यूँ कोई बुरी बात नहीं है, जिसकी
जितनी हैसियत है वे एक से ज़्यादा भी बाप रखते हैं। एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाज़ार में, एक हर राजनीतिक दल में। इधर एक आदमी है जिसके परसों तक 35 बाप थे, कल संबित सरकार टूट रही है तो 15 रह गए, आज वह सरकार थम गई तो बाप 38 हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार से व्यंग्य है, चाहे ये अंग्रेज़ी भाषा पर हो, चाहे उनके व्यवहार में और यथार्थ में एक प्रकार से विरोधाभास हो, इन चीज़ों पर व्यंग्य है। मुझे उनके पिता की मृत्यु का कतई दुख नहीं था, उन्हें मैं जानता नहीं था, फिर वे 80 के थे और उनके मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ था। दोस्त को भी दुख नहीं था, कुछ पछतावा जरूर था। मुझे उसकी चिंता थी जिसे उन्होंने 20 साल से सच्चा पिता मान रखा था, यानी मार्क्सवाद को, प्रगतिवाद को। उन्होंने खुद अपने हाथों मार्क्सवाद का मुंडन कर दिया था। मार्क्सवाद इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता है और इसलिए उन्होंने मार्क्सवाद के खिलाफ करके मार्क्सवाद का ही मुंडन कर दिया। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। मैंने पूछा, इसमें क्या है? बोले, उनकी राख है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैंने कहा, मैं समझा। इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है जिसका संगम में विसर्जन होगा। पहले वे चिढ़े, फिर कहने लगे, यार ये बड़ा विकट संघर्ष है, एक तो संस्कार और फिर परिवार की भावना, दोनों चीज़ों के बीच में जब अंतर्द्वंद चलता है तो इस प्रकार की बात या इस प्रकार के काम मुझे करने पड़ रहे हैं। वो उनके सखा बताते हैं हमारे परसाई जी को। पहले वे चिढ़े और फिर कहने लगे कि यार ये बड़ा विकट संघर्ष है, एक तो संस्कार और फिर परिवार की भावना। फिर आप देखिए, इस संघर्ष से मैं अनजान नहीं। चाचा की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध नहीं करने का ऐलान कर दिया। मेरी जो फजीयत हुई मैं नहीं जानता हूँ, जबकि मैं तो जानता हूँ। उनके करने वाले और भी थे। चाचा मेरे भरोसे तो परलोक नहीं गए, मुझ जैसे के भरोसे कोई परलोक क्या, ये लोक भी नहीं बना पाएगा। यानी कि हम किसी के पीछे इस प्रकार से करते हैं तो उनकी करने के या उनकी गति के जिम्मेदार हम नहीं, बल्कि वो स्वयं रहते हैं। मैंने आगे देखिए, मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो और तभी चाची कह दे कि बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, परलोक में उनकी दुर्गति हो जाएगी, तब क्रांतिकारी क्या करेगा? परिवार की भावना की रक्षा भी तो करनी पड़ती है। तब क्या वह यह कहेगा कि चाची अगर तुम्हारी यह भावना है तो मैं क्रांति छोड़ देता हूँ? यहाँ ऐसी स्थिति कई दफ़ा सामने उभर करके आती है। मेरे एक दोस्त है, मुझसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न, विचार और कर्म दोनों से क्रांतिकारी। मैं ही उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेता रहा हूँ। एक दिन मैंने उन्हें धोती पहने, पालती मारे, सत्यनारायण की कथा पर बैठे रंगे हाथों पकड़ लिया। रंगे हाथों इसलिए क्योंकि वो धूप ध्यान या इस प्रकार की ईश उपासना में विश्वास नहीं करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न दोस्त थे। मुझे लगा जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी ने ही मुझे कुचल दिया हो। मैंने दूसरे दिन उनसे पूछा, झूठ नारायण ये तुम्हारी क्या हरकत है? उसने कहा, यार मदर इन लॉ यानी कि सास ने बहुत जोर डाला था। मेरा ख्याल था मदर इन लॉ सास से अलग किस्म की होती होगी। नहीं, सिर्फ तजुर्बे का फ़र्क है। मदर इन लॉ और सासू में तो अनुभव का डिफरेंट, तजुर्बे का फ़र्क बताया गया है। ये जो मदर इन लॉ कहलाती है क्रांति की दुश्मन होती है। क्रांतिकारी का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष मदर इन लॉ से निपटना है। बात यह है कि वह
बीवी दे देती है। बीवी कर्तव्यों को आगे बढ़ाए हुए बच्चे दे देती है। तब मदर इन लॉ आकर कहती है, लाला अपना नहीं तो बच्चों का तो ख्याल करो। लाला की क्रांतिकारिता भ्रांतिकारिता में बदल जाती है। मदर इन लॉ के शिकार 20-25 क्रांतिदर्शियों की हड्डियाँ तो इधर मेरे पास ही रखी हुई है और लोगों के पास भी होगी। यानी कि वो इस प्रकार से उनकी क्रांति या उनके जो समीक्षा या प्रगति या मार्क्सवाद है उसकी जड़ों को काटने का काम मदर इन लॉ करती है। संस्कार और शास्त्र की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। संस्कार और अर्थशास्त्र की एक लड़ाई मैंने साफ देखी। अब संस्कार और अर्थशास्त्र के बीच में जंग किस खातिर छिड़ती है वो इसके आगे दर्शाया गया है। एक शहर में 2 साल पहले किसी सांस्कृतिक आयोजन में गया था। एक साहित्यिक रुचि के सज्जन बहुत पीछे पड़े कि मेरे घर चाय पीने चलिए। हर बार आग्रह के साथ वे ये ज़रूर जोड़ते, सरिता ने भी कहा है। सरिता उनकी पत्नी है। समझा सरिता जी इनकी पत्नी होंगी, साहित्य पढ़ती होंगी, कुछ कविता वगैरह भी लिखती होंगी। चाय पीने पहुंचा तो बैठक से उन्होंने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा कर दी। यानी कि घर के दूसरे कोने में बैठ करके और पर्दे की तरफ हमारे आगमन की सूचना उनकी पत्नी को दी जाती है। दुविधाग्रस्त अर्धाधुनिक परिवारों में इसके बाद क्या होता है इसका मुझे बहुत अनुभव है। पत्नी आती है, नमस्ते के बाद बने बनाए वाक्य बोलती है, हम आपकी कहानियाँ पढ़ते हैं, इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि बस कुछ मत पूछिए। ये उनकी पत्नी के वाक्य रटे रटाए। इसी वक्त उसे याद आता है कि दाम्पत्य संहिता का नियम 73 कहता है, पत्नी अपना स्वतंत्र मत व्यक्त न करे। इसका उल्लेख देख लेना आप। व्यक्त करना जरूरी हो तो उसमें पति को शामिल करें। वह पति को शामिल कर लेती है। क्यों? वह कौन सी कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने पिछले हफ्ते। इस प्रकार से पर्दे के पीछे सरिता आती है और अपने संवाद को व्यक्त करती है। अगर बच्चा भी हुआ तो अंकल जी को उससे नमस्ते कराया जाता है। कहा जाता है, अंकल तुम्हें बहुत मज़ेदार कहानी सुनाएंगे। कभी मुझसे वह बच्चों की कहानी सुना देने का आग्रह भी किया जाता है। नुस्खे मेरे पास सब तरह के रहते हैं, हर तरह के तरीके हैं, नुस्खे हैं। प्रोडों के लिए डायबिटीज का नुस्खा भी रखता हूँ और बच्चों के लिए कुकर खांसी का भी। मैं बच्चे को राक्षस की कहानी फ़ौरन सुना देता हूँ। आग्रह हो तो उनके ससुर को भी कृष्ण सुदामा भी या उसकी कहानी भी सुना दूँ। बैठक में मैंने सोचा कि अब सरिता जी बाहर आएंगी और वहीं यांत्रिक चर्चा चलेगी। बड़ी देर हो गई। सरिता जी तो क्या, नाली जी भी नहीं निकली। या मजाक है, सरिता नदी को भी कहा जाता है। सोचा चाय लेकर आएंगी, पर थोड़ी देर बाद सांकड़ बजी। पति महोदय भीतर गए और चाय की ट्रे लेकर आ गए। यानी कि उनकी पत्नी जो है वो पर्दे के पीछे रह करके अव्यक्त रूप से अपना काम कर रही है। अब आप आगे देखिए। भीतर से एक बिल्ली निकली। उस घर में बिल्ली एकमात्र मादा थी जो पर्दा नहीं करती थी। सरिता को तो हमने देखा पर्दे की पालन में है या पर्दे की ओट में बात कर रही थी। इसको थोड़ा आप अच्छे से स्पष्ट याद रख लेना। सांकल धातु युग से चली आती घरेलू कोलबेल है। सरिता जी कुछ संस्कार अपने घर से लेकर आई होंगे, कुछ यहाँ मिले होंगे। वह पांव दरवाजे की तरफ बढ़ाती है तो हाथ सांकल पर चला जाता है। मगर जब यह स्थिति है तो इस आदमी ने बार बार क्यों कहा था? सरिता ने भी आने को कहा है। इस दृश्य में सरिता का कुल इतना रोल है कि वह नेपथ्य में सांकल बजाती है। अगर इस आदमी को सरिता को भी मंच पर लाना है तो सांकल को निकाल फेंकना चाहिए, मगर तब वह थाली बजाने लगेगी। 2 साल बाद फिर उस शहर में गया
वे फिर मुझे चाय के लिए ले गई। इस बार उन्होंने नहीं किया कि सरिता ने भी आग्रह किया है। उसने नेपथ्य वाला ऐसा नाटक से काट दिया होगा। मैं बैठक में पहुंचा। उसने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा नहीं की, जो कि इससे पहले इस प्रकार की घोषणा की जाती है। पर ज़रा देर बाद ही सरिता जी ट्रे लेकर बाहर आईं। एकाध औपचारिक बात की, फिर घड़ी देखी, बोली, आप लोग चाय पिए, मेरा स्कूल का वक्त हो गया। वे चप्पल फटकारती सीढ़ी से उतर गई। तो देखिए, पहले तो घर की चारदीवारी में है, लेकिन अब जब उनको नौकरी करनी है तो नौकरी जो है वो संस्कारों का या एक प्रकार से वो पर्दे का तरीका होता है, उसको तोड़ देती है। श्रीयुत सरिता पति बोले, स्कूल में नौकरी कर ली है, आजकल एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता है। समझ गया, अर्थशास्त्र ने संस्कार को धोबी पछाड़ दी। हमारे ज़माने में नारी को जो भी मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? आंदोलन से, आधुनिक दृष्टि से, उसके व्यक्तित्व की स्वीकृति से नहीं। उसकी मुक्ति का कारण महंगाई है। ये नारी की मुक्ति का कारण महंगाई को बताया गया है। नारी मुक्ति के इतिहास में ये वाक्य हमें रहेगा, एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। अर्थशास्त्र संस्कारों के सीने पर चढ़कर गला दबा रहा है। इधर एक लड़के ने लड़की को उसी की इच्छा से भगाकर सरकारी शादी कर ली। लड़का योग्य, सुंदर और अच्छी नौकरी वाला। पहले लड़की की माँ के संस्कारों ने जोर मारा और उसने हाय तौबा मचाया। अर्थशास्त्र से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने संस्कारों को एक पटकनी दी। माँ ने सोचा, ये जो 15,000 दहेज के लिए रखे थे साफ बचे। फिर 15,000 में भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता। उन्होंने कार्ड बांटकर दावत दे दी। तो इस प्रकार से शिकायत मुझे भी है। उस संकलन से संस्कारों और शास्त्रों की जो लड़ाई है, बहुत अच्छा व्यंग्यात्मक निबंध है। और उसमें आपने अलग अलग पात्रों के माध्यम से, अलग अलग व्यंग्यपरक लेख के माध्यम से किस प्रकार से संस्कार, शास्त्र, अर्थशास्त्र या नारी मुक्ति के इतिहास का वाक्य बता देना अच्छे तरीके से समझा। मैं उम्मीद करता हूँ एक छोटा सा पाठ, बहुत सरल पाठ आपने समझा होगा। और अब अगले वीडियो में फिर अपन मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।